गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग 1 से काव्य खंड का दूसरा चैप्टर कविता के बहाने कुंवर नारायण मिश्र का रिवीजन लेकर के आया हूँ। हालांकि दूसरा चैप्टर पतंग कविता है, लेकिन वो सिलेबस से हट चुका है, जिसको कि हमने आपको पहले पढ़ाया था। तो अब हम कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, इसमें भी बात सीधी थी पर डिलीट कर दिया गया है और कविता के बहाने ही सिर्फ पढ़ना है। तो आज हम पहले चर्चा करेंगे कुंवर नारायण के जीवन परिचय के बारे में। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त कवि थे, जिनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद में हुआ। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, काफ़ी चर्चित। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरा किया। अनेक देशों का यात्रा भी किया इन्होंने। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतनपरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे कबीर सम्मान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, लोहिया सम्मान पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार आदि। उत्तर प्रदेश का रचना के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये तीसरे शतक के प्रमुख कवि, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने तार सप्तक का निर्माण किया। पहले, दूसरे, तीसरे, जैसे कि हारमोनियम में तार सप्तक बजता है पहले, दूसरे, तीसरे पर, उसी तरह भी कुछ कवियों का संगठन बनाया, जो ओजपूर्ण कवि, वीर रस के कवि, श्रृंगार रस के कवि और अलग अलग प्रकार के कवियों का, सामाजिक कवि का अलग अलग ग्रुप बनाया। तो तीसरे तार सप्तक के कवि गर्द से ढकी हुई पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास लेखन की शुरुआत किया। उनके सृजन कार्य में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही किसकी? कविता की विधा। कविता को ज़्यादा महत्व दिए। हालांकि कला, नाटक, सिनेमा, लेख इत्यादि सब पर लिखा है, लेकिन कविता पर ज़्यादा इनका प्रभाव रहा। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, काव्य दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रबंध काव्य, एक मुक्तक काव्य, एक खंड काव्य। मुक्तक काव्य का हर छंद, हर पंक्ति स्वतंत्र होता है, हर छंद उसका स्वतंत्र होता है। किसी भी छंद को पढ़ेंगे तो उसका अर्थ को जानने के लिए, आपको पूरे भाव को स्पष्ट करने के लिए आपको अगले छंद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खंड काव्य में है कि एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित एक काल का वर्णन
एक छंद में किया जाए। और प्रबंध काव्य में यानी कि एक व्यक्ति से संबंधित उसकी समस्त घटनाएं, समस्त क्रियाकलाप, पूरी रचनाएं खंड वाइज प्रकाशित किया जाए। जैसे रामायण महाभारत इत्यादि प्रबंध काव्य हैं। रामायण महाभारत इत्यादि क्या है? प्रबंध काव्य हैं। और जो आप कहानी वगैरह देखते हैं सब खंड काव्य में लिखे जाते हैं। रामायण महाभारत काव्य खंड है। तो आत्मजयी इनकी एक रचना है जिसको कि प्रबंध काव्य में लिख करके इन्होंने सबको अपनी ओर आकर्षित किया है। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता का अर्थ कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। अनेक जो लेखक हैं वो कहते हैं कि इनकी कविता में बहुत उलझाव नहीं है, दिखावापन, अखबारी सतहीपन यानी दिखावापन नहीं है, वैचारिक धुंध नहीं यानी कि विचारों का अस्पष्टता जिसको कहा जाए कि वो ऐसा नहीं है कि विचारों में अस्पष्टता हो, विचार स्पष्ट, परिष्कार यानी साफ सुथरा, भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। देखिए ये जब आप लोगों को काव्य सौंदर्य लिखने के लिए था तो इसमें से ये पॉइंट बन जाता है कि उनकी कविताओं में दिखावटीपन नहीं है, व्यर्थ का उलझाव नहीं है, वैचारिक मतभेद नहीं है, बल्कि परिष्कृत और साफ सुथरापन है। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। ये भाषा शैली है। भाषा और विषय में विविधता है, हमेशा कुछ नया करने का, यथार्थ का खुरदरापन मिलता है यानी सत्य को कुरेदना, सीधी सरल भाषा में प्रयोग यानी सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविता में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, प्रबंध का आत्मजयी इनकी जो प्रमुख कविता है इसी से प्रसिद्ध है। कहानी संग्रह आकारों के आसपास, समीक्षा भी किया इन्होंने आज और आज से पहले, और सामान्य मेरे साक्षात्कार। यहाँ इनकी दो कविताएं दी हुई थी, कविता के बहाने और बात सीधी थी। हालांकि जब आप लोगों को पढ़ाया तो दोनों पढ़ाया था, अब ये रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन हम सिर्फ उसी का करेंगे जो कि सिलेबस में है। तो बात सीधी थी को नहीं पढ़ाएंगे, कविता के बहाने। इसमें यह कविता इनकी इन दिनों से ली गई है। कविता के बहाने कविता इनका कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है, यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। लोग कहते हैं कि आज लोग कविता को भूलते जा रहे हैं, हिंदी को भूलते जा रहे हैं, अब हिंदी नहीं रह जाएगी, कोई कविता लिखने वाला नहीं रह जाएगा। तो ऐसे समय में बताते हैं कि कविता कहाँ कहाँ लिखी जा सकती है, कब कब लिखी जा सकती है, किस कविता का कितना महत्व है, वह इस कविता में बताते हैं कि कविता के बहाने क्या क्या किया जा सकता है। कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने।
कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, फिर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने कविता के बहाने, कविता के उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। इतनी छोटी सी कविता। कहते हैं कि जब प्रसंग लिखना होगा, संदर्भ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के संकलित कविता कविता के बहाने से उद्धृत की गई है, जिसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। यह कविता उनकी काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। इसमें कविता की यात्रा के बारे में बताया है, जो चिड़ियापुर से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। तो अर्थ हम जानेंगे कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कहते हैं कि कविता जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है अनंत, न उसे कहीं सरहद का रोक टोक है, न तो सीमा का रोक टोक है, न तो जाति का बंधन है, न तो धर्म का बंधन है, एकदम खुले में वो विचरण करती है। इसी प्रकार कविता भी स्वच्छंद है, न उसमें जाति का दोष है, भेद है, न धर्म का भेद है, न सीमा का भेद है। कविता भी स्वच्छंद है, जब मर्जी जहाँ मर्जी जैसे मर्जी लिख सकते हैं। फिर कवि कहता है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। भैया कविता तो चिड़िया के उड़ान से भी महान है। क्यों? क्योंकि चिड़िया के उड़ने की एक निश्चित सीमा है, बाहर भीतर इस घर उस घर। देखिए कबूतर यहाँ उतरते हैं, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर, इस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम। उनका एक निश्चित सीमा सरहद है, उससे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें लौट करके घर आना है सुबह शाम को। सुबह निकलेंगे तो शाम को उन्हें अपने बच्चों के पास आना है लौट करके। तो उनकी भी एक निश्चित सीमा है, और कविता की कोई सीमा नहीं है, कोई सरहद नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। तो इसलिए चिड़िया भी कविता के महत्व को नहीं समझ सकती है। तो उन्होंने देखा फूल खिले हुए, फूल गजब सुंदर है भाई, फूल सबको अपनी सुंदरता से आकर्षित करते हैं, सबको अपनी खुशबू से आकर्षित करते हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, अपनी खुशबू देने में किसी से भेदभाव नहीं करते हैं कि नहीं राजा तोड़ेगा तो उसको दूसरा खुशबू देंगे, रंग तोड़ेगा तो उसको दूसरा खुशबू देंगे, हिंदू तोड़ेगा तो उसको दूसरा खुशबू देंगे, और मुसलमान तोड़ेगा तो दूसरा खुशबू देंगे। नहीं, तो कहा हाँ कविता मतलब फूल की तरह हो सकती है। तो कवि ने कहा कविता फूल की तरह हो सकती है, ये सही है। कविता बिना पंख लगाए उड़ती है, और चिड़ियों को तो उड़ने के लिए पंख होना चाहिए, तब वो उड़ेगी। तो इसलिए चिड़िया क्या जाने कविता का महत्व, जो कि एक घर से दूसरे घर में, और उसके पास पंख है तब वो उड़ रहे हैं। और कविता में पंख नहीं होती, बिना पंख के भी वो एक देश से दूसरे देश तक चली जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक चली जाती है। और चिड़िया बगैर पंख के एक पग भी नहीं जा सकती। इसलिए कविता और चिड़िया में बहुत अंतर है। फिर कहा फूल है, फूल तो वाकई बढ़िया है। कहा कि कविता फूलों का खिलना है। फिर कहता है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। भाई बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल तभी तक महकता है, तभी तक आकर्षित लगता है, जब तक कि वो मुरझाया नहीं है। जब तक कि वो मुरझाया नहीं है तब तक तो वो अच्छा लगता है, तब तक तो खुशबूदार लगता है। लेकिन जैसे ही मुरझा जाता है उसकी खुशबू भी खत्म हो जाती है और उसका सौंदर्य भी खत्म हो जाता है।
लेकिन कविता अगर एक बार रच दी गई, एक बार लिख दी गई, तो अनंत काल तक चलती रहती है उसकी खुशबू, उसकी महक, उसकी सौंदर्यता। रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद, बाइबिल, कुरान, कबीर के दोहे, मीरा के पद, ये न जाने कितने साल पहले लिखे गए हैं, और आज भी हमें उसको पढ़ने में वही रोमांच, वही नयापन, वही जिज्ञासा झलकता है। जब भी कबीर की वाणी पढ़िए, जब भी मीरा के पद पढ़िए, जब भी तुलसी के काव्य पढ़िए, वाल्मीकि के काव्य पढ़िए, हमें उसमें एकदम नया सा जोश, नया उत्साह आ जाता है। तो कहते हैं कि कविता तो फूल के बहाने, पहले सोचा कि फूल हो सकता है, लेकिन फिर कहा कि फूल क्या जाने भाई, बिना मुरझाए अगर फूल महके तो बताइए, अगर मुरझा जाने के बाद भी महके तो बताइए, मुरझा जाने के बाद भी लोगों को आकर्षित करने की क्षमता रखता तो बताइए। नहीं, जब तक वो खिला है तब तक तो सुंदर है, मुरझा जाने के बाद उसकी सुंदरता खत्म। तो इसलिए कहते हैं कि कविता का तुलना फूल से भी नहीं किया जा सकता है। कविता तो एक बार रच दी गई तो अनंत काल के लिए, वह अनंत काल के लिए चिरस्थायी हो जाती है। फिर उसकी ना खुशबू कम होती है, जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे उसके महत्व बढ़ते जाते हैं। रामचरितमानस, कबीर के दोहे, गीता, ये सब आज काफ़ी महत्व है। बाइबिल, कुरान, ये सब के काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होते चले जा रहे हैं। तो फूल भी कविता की तुलना नहीं कर सकती है, क्योंकि फूल तभी तक सुंदर है, तभी तक खुशबूदार है, जब तक वो खिला हुआ है, मुरझाया नहीं है। जिस दिन मुरझा गया उस दिन उसकी सुंदरता, उसका खुशबू, सुगंध सब खत्म। तो फिर कभी बच्चों को खेलते हुए देखता है कि बच्चे खेल रहे हैं, उनके जब खेल में न तो कहीं जाति होता है, न कहीं धर्म होता है, न मजहब होता है, न अमीर होता है, न गरीब होता है, न दोस्त होता है, न दुश्मन होता है, सब बस खेल के साथी होते हैं। तो देखते हैं तो कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता जिस तरह बच्चों का खेल है, उसी तरह खेल है कविता। इसके साथ जितना खेलिएगा उतना आनंद आएगा। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जान। यानी कि बाकी लोगों की तो एक सीमा है, एक सरहद है, एक पाबंदियां हैं, लेकिन बच्चों में बच्चा ये नहीं जानता है, छोटा बच्चा जो अबोध बालक, हम जानकार बालक की बात नहीं करते हैं, बालक मेन 3 साल से 5 साल के बीच का बालक होता है, आप उसे कुछ मत बताइए, तो ये नहीं जानेगा कि सामने वाला आपका शत्रु है या आपका मित्र है, वो अमीर है या गरीब है, वो राजा है या रंक है, ये नहीं जानता। वो खेलने चला जाता है, वो खेलने चला जाता है, इस घर उस घर, इसके साथ उसके साथ, इस धर्म उस धर्म में, उसे कोई भेद नहीं है। इस प्रकार कविता का भी कोई भेद नहीं है। जब एक बार बन गई, एक बार खुशबू देने लगी, एक बार सुंदरता बिखेरने लगी, तो हमेशा हमेशा बिखेरती रहेगी। उसके लिए किसी धर्म, जात, मजहब की कोई सीमा नहीं है। तो कविता की तुलना हम बच्चों के खेल के साथ कर सकते हैं। पहले तो चिड़ियों को उड़ते हुए देखा था कि हाँ, कविता भी इसी प्रकार से स्पष्ट है कि चिड़िया जिस प्रकार से उड़ती है खुले आसमान में, कोई रोक टोक नहीं, कविता भी उसी तरह है। लेकिन फिर देखा कि चिड़ियों की एक निश्चित सीमा है, चिड़ियों की एक निश्चित सीमा है, वो वहीं तक उड़ कर जाएंगी, वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे। फिर देखा फूल, कहा कि फूल ये भी सही है, लेकिन फूल का भी देखा कि उनका भी एक निश्चित सीमा है, बिना मुरझाए वो खुशबू मुरझा जाने के बाद नहीं दे सकती, बिना मुरझाए ही खुशबू है, मुरझा जाने के बाद वो खुशबू उसमें नहीं है। अब देखिए, अब इसमें जब हम काव्य सौंदर्य या विशेषता लिखेंगे तो क्या करेंगे, कविता के अपार संभावनाओं को बताया गया है। सरस एवं सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है, कविता का मानवीकरण किया गया है, लक्षणिकता है, कविता एक उड़ान भला में अनुप्रासन। लक्षणता, लक्षणों के माध्यम से, कौन सा लक्षण, फूल, चिड़िया इत्यादि लक्षण दर्शाए गए हैं।
और मानवीकरण है कविता का चिड़िया के रूप में, कविता के फूल के रूप में, सजीव वस्तु के रूप में चित्रण किया गया है। तो मानवीकरण भी है, हैं? तो 3 से 4 शब्द में आपको लिखना है, कम से कम 3 से 4 पॉइंट। कविता चिड़िया क्या जाने मतलब प्रश्नालंकार है। प्रश्न अलंकार, खड़ी बोली, खड़ी सरल बोली, मानवीकरण अलंकार, लक्षणता और अनुप्रासन का, ये इस कविता का विशेष है। बच्चों और कवियों में समानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति में से बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। मुक्तक छंद है, बच्चों के बहाने में अनुप्रासन अलंकार, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। मुक्तक छंद से शांत रस इत्यादि का प्रयोग है। रस अगर करेंगे तो शांत रस, सरल सहज खड़ी बोली, मुक्तक छंद, यानी रस छंद अलंकार हो गया, भाषा हो गया, ये काव्य सौंदर्य आपका हो जाएगा। फूल और चिड़िया की तुलना, बच्चों की तुलना किया गया है। ठीक है, तो ये आपका रहा दूसरा चैप्टर का रिवीजन। कोई अगर समस्या हो तो आप हमें फ़ोन करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।